हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा मनोविज्ञान वाला टॉपिक चल रहा है और उसके अंतर्गत हमारी यूनिट चल रही है सेकंड वाली। और उसमें हमने क्या अध्ययन किया है? मनोवृत्ति का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अभिरुचि या विषमता का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अभिक्षमता क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। बुद्धि और अभिक्षमता में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है। और मैंने बोला था कि अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लोक सेवक हेतु आधारभूत मूल्यों का। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोक सेवक हेतु आधारभूत मूल्य होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है और ये मूल्य किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक सेवक हेतु आधारभूत मूल्य क्या होते हैं। तो वे मूल्य जो लोक सेवाओं के लक्ष्यों, उद्देश्यों, आदर्शों को पूर्ण करने की दिशा में किसका काम करते हैं? मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? आधारभूत मूल्य कहलाते हैं। अर्थात सीधी बात है कि ऐसे मूल्य जो किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, वो उसके आधारभूत मूल्य होंगे। उसी तरीके से यदि लोक सेवक के या लोक सेवाओं में जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी मूल्य उसे मार्गदर्शन देते हैं, जो उसे दिशा निर्देश देते हैं, जो उसे एक पथ प्रदान कराते हैं, वो क्या होंगे? उसके आधारभूत मूल्य होंगे। तो हम बात करें कि एक लोक सेवक के लिए या लोक सेवाओं में कौन कौन से आधारभूत मूल्य होने चाहिए। तो पहला सबसे प्रमुख होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या होता है, एक एक को हम समझते हुए चलेंगे। ध्यान रखना, ये जो आधारभूत मूल्य हैं इनको डिटेल्स में हमें पढ़ना है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, आखिर सिविल सेवक में यह किस तरीके से कार्य करते हैं, इनसे क्या लाभ होते हैं, इनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस इनका एक इंट्रोडक्शन देखते हुए चलेंगे कि आखिर ये मूल्य हैं क्या। तो सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा अर्थात सत्य के प्रति निष्ठा, अर्थात आप जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसी के तहत आप कार्य करते हैं। अर्थात आप जो बोल रहे हैं वैसा ही आप कार्य करते हैं, वो कहलाता है सत्यनिष्ठा। फिर आता है ईमानदारी। ईमानदारी क्या होता है? अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना या निष्ठा रखना, या जो आपको कार्य सौंपे गए हैं उनको सही समय पर सही तरीके से अपना 100% देकर करना क्या कहलाती है? ईमानदारी कहलाती है। निष्पक्षता, निष्पक्ष अर्थात क्या होता है? किसी का पक्ष ना लेना। अर्थात कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं वो बगैर पूर्वाग्रह के तथ्यों के आधार पर और तार्किकता के आधार पर ले रहे हैं, गुण दोष के आधार पर ले रहे हैं। तो जब इस तरीके का आप निर्णय लेते हैं उसे कहा जाता है आप निष्पक्ष तौर पर निर्णय ले रहे हैं, आप एक निष्पक्ष हैं। फिर आता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, अर्थात आप अपने विरोधी के विचारों को या अपने जो विचार हैं उसके विरोध मत वाले विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, और यदि आपको लगता है कि सामने वाले के विचार सही हैं और आपके विचार गलत हैं तो आप उन्हें स्वीकार भी करते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो सामने वाले के विचार हैं वह गलत हैं, आपके सही हैं, तो फिर आप सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि यह विचार सही है और यह गलत है। अर्थात क्या है? सहिष्णुता का मतलब ये होता है आप में सहनशीलता कितनी है, आप दूसरे के विचारों को कब तक सहन कर सकते हैं। तो लोक सेवक के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसे सत्यनिष्ठा का गुण होना चाहिए, वह जो कहता है वह उसे करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, उसे निर्णय लेते समय निष्पक्ष होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। क्योंकि एक सिविल सेवक क्या होता है? कार्यों का क्रियान्वयन करता है, योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। और जब वह किसी योजना का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर करता है तो वहां पर बहुत सारे विरोधी मत वाले इंसान भी होते हैं। वो अपने अपने मत रखते हैं कि आप ये योजना मत लागू कीजिए, इससे हमें ये नुकसान है, इससे हमें ये नुकसान है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप उस योजनाओं की सही चीजों को जानते हैं, आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आप यदि उसमें कुछ लूप होल हैं, यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे, सामने वाले के मतों को भी स्वीकार करेंगे। राजनीतिक तटस्थता, लोक सेवक के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। कैसे? राजनीतिक तटस्थता का मतलब होता है आप किसी भी राजनीति के पक्ष में ना हो और विपक्ष में ना हो, अर्थात आप तटस्थ रूप से निर्णय कैसे लेंगे? आप तथ्यों के आधार पर लेंगे, बगैर किसी पूर्वाग्रह के लेंगे।
आप ना तो एक पार्टी का समर्थन करेंगे और ना ही दूसरी पार्टी का विरोध करेंगे, ना ही अपने राजनीतिक विचार जो आपके विचार हैं और किसी पार्टी के विचार हैं, यदि उनमें मतभेद हो रहा है तो उनको आड़े नहीं आने देंगे। कोई भी यदि आपको सलाह देनी है तो वह निष्पक्ष तौर पर देंगे, वह आप तथ्यों के आधार पर देंगे। तो वो क्या कहलाता है? राजनीतिक तटस्थता कहलाता है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता क्या होता है? बहुत सारे विकल्पों में से सही विकल्प का चयन तार्किकता के आधार पर और गुण दोष के आधार पर करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। समानुभूति, समानुभूति क्या होता है? ध्यान रखना, दो शब्द होते हैं, एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति। तो जो समानुभूति होती है, समानु मतलब जैसा सामने वाला महसूस कर रहा है वही महसूस आप करें, उसकी जो स्थिति है उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें। तो जब आप कोई निर्णय लेते हैं सामने वाले की स्थिति को समझकर, उसकी स्थिति परिस्थिति को उसके अनुसार उसकी भावनाओं के आधार पर समझकर लेते हैं तो वह समानुभूति कहलाता है। तो यह गुण क्यों है आवश्यक? तो यहां भी मैं बता देता हूं, आप एक सिविल सेवक हैं, आपको राजनीतिक दबाव के अंतर्गत या राजनीति के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। राजनेताएं आपके समकक्ष रहेंगे, वो आपको दिशा निर्देश देंगे, आपको उनके दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर आपको राजनेताओं के लिए क्या देना पड़ेगा? आइडियाज देने होंगे, आपको सलाह देनी होगी। तो वहां पर भी आपकी जो राजनीतिक तटस्थता है वो बहुत जरूरी होगी। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? बहुत सारे विकल्प होते हैं आपके सामने निर्णय लेने के लिए, लेकिन आप कौन सा विकल्प कब चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं, यह भी एक सिविल सेवक का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। समानुभूति, आप एक सिविल सेवक हैं, कार्य कहां पर करेंगे? स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच में करेंगे, तो समानुभूति की भावना भी बहुत जरूरी होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी गुहार लगाते हुए आपके पास आता है, अपनी समस्याओं को आपको सुनाने का प्रयास करता है, तो आप में यदि समानुभूति का गुण नहीं होगा तो आप उसकी स्थिति को नहीं समझ पाएंगे और आप निर्णय लेने में गलती कर लेंगे। इसलिए समानुभूति का भी गुण एक सिविल सेवक के लिए बहुत जरूरी होता है। वंचित वर्गों के प्रति करुणा, वंचित वर्गों के प्रति करुणा से क्या मतलब होता है? जो वंचित वर्ग हैं, जो दुखी हैं, जो असहाय हैं, उनकी स्थिति को समझकर समानुभूतिक चिंता व्यक्त करना क्या कहलाती है? करुणा कहलाती है। समानुभूतिक चिंता क्या होती है? उनकी परिस्थितियों को हल करने की जो चिंता है, आखिर इन परिस्थितियों से इन्हें किस तरीके से निजात दिलाया जाए, इसकी जो चिंता होती है उसे समानुभूतिक चिंता कहा जाता है। तो करुणा क्या होती है? समानुभूतिक चिंता से संबंधित रहती है। ये जो गुण हैं वह एक सिविल सेवक में बहुत जरूरी हैं, सिविल सेवा के लिए बहुत जरूरी हैं और यह उनको दिशा निर्देश प्रदान करती है, उनके कार्यों को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हें लोक सेवक के लिए आधारभूत मूल्य माना जाता है। लेकिन यदि आपसे कभी एक लाइन में पूछा जाए या कुछ 10 शब्दों में बात की जाए कि आखिर सिविल सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? क्या ये मूल्य लिखेंगे? नहीं। सबसे प्रमुख आधारभूत मूल्य जो है वह है संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित आदर्श हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि जब हम प्रस्तावना को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि हम भारत के लोग भारत को क्या क्या करना है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। साथ ही साथ इसमें समता, न्याय, बंधुत्व जैसे भावनाओं की बात की गई है, बंधुत्व जैसे आदर्शों की बात की गई है। तो इन आदर्शों को समाहित करते हुए निर्णय लेना, अपने कर्तव्य में इन कर्तव्यों में समाहित करना क्या है? लोक सेवक का सबसे प्रमुख आधारभूत मूल्य होता है। तो क्लियर है? यदि आपसे पूछा जाता है कम शब्दों में तो आप लिख सकते हैं कि जो संविधान में वर्णित प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना में जो उद्देश्य वर्णित किए गए हैं उसके आधार पर कार्य करना, उन्हें आत्मसात करना सबसे प्रमुख गुण होता है। उसके अलावा यदि आपसे और गुण पूछे जाते हैं कि लोक सेवक के लिए आधारभूत गुण कौन कौन से होते हैं, तो हमने जो भी पढ़े हैं जैसे कि सत्यनिष्ठा हो गया, ईमानदारी हो गया, राजनीतिक तटस्थता हो गया, निष्पक्षता हो गया, वस्तुनिष्ठता हो गया, समानुभूति हो गया, वंचित वर्गों के प्रति करुणा हो गया, तो ये जो गुण हैं वो क्या होते हैं? आधारभूत गुण होते हैं, आधारभूत मूल्य के रूप में कार्य करते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि लोक सेवक का वास्तव में दायित्व होता क्या है, उसे आखिर क्या कार्य करना होता है,
क्या वह तथ्यों के आधार पर जो कार्यवाही करता है या जो निर्णय लेता है, क्या सिर्फ वही उसका दायित्व है, वही उसका कार्य है? तो नहीं, वह अपने निर्णयों में नैतिक मूल्यों का समावेशन करे, साथ ही साथ समाज के नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी करे। समाज के लिए जो नैतिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनका संरक्षण करना, साथ ही साथ अपने निर्णय में नैतिक मूल्यों का समावेशन करना एक लोक सेवक का आधारभूत उसका लोक सेवक का दायित्व होता है। तो ध्यान रखना, सिर्फ निर्णय लेना या उसका परिरक्षण, निर्णय लेना या कार्यवाही करना ही उसका मुख्य कार्य नहीं होता, दायित्व नहीं होता। उसमें क्या क्या समाहित होना चाहिए? नैतिक मूल्य का समावेशन होना चाहिए, साथ ही साथ समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका संरक्षण करना भी उसका दायित्व होता है। आइए हम बात करते हैं प्रशासनिक नैतिकता की कि आखिर प्रशासनिक नैतिकता क्या होती है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, 50 शब्दों में बन सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं कि आपको 10 शब्दों में पूछ लिया जाएगा कि लोक सेवक का दायित्व क्या है, तो आप उस तरीके से उसको डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 10 शब्दों में पूछा जाता है तो पूरा तो नहीं लिख सकते, उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें सीधा सीधा आप लिखेंगे कि लोक सेवक का मुख्य दायित्व जो है वह नैतिक मूल्यों का समावेशन करते हुए या अपने कर्तव्यों में नैतिक मूल्यों का समावेशन करते हुए समाज के नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना होता है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रशासनिक नैतिकता क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे? वे मापदंड जो यह बताते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से क्या कार्य करना उचित है और कौन से कार्य करना अनुचित है, वह क्या कहलाते हैं? नैतिकता, प्रशासनिक नैतिकता कहलाती है। अर्थात वह नैतिकता का निर्धारण करती है प्रशासन के अंतर्गत कि कौन सा कार्य एक प्रशासक को करना उचित होगा और कौन सा कार्य करना उचित नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएं और मुद्दे आखिर वास्तव में है क्या क्या। कौन सी नैतिक समस्याएं हैं जो एक लोक सेवक के कार्य करने में या भारतीय प्रशासन के समक्ष उपस्थित होती हैं। तो सबसे प्रमुख समस्या आती है शक्ति का ढांचा अत्यंत विषमतापूर्ण होना। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था कि एक लोक सेवक को अच्छा लोक सेवक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से लोक सेवा में सुधार किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला गुण हमने यही देखा था कि जो शक्तियां हैं, जो असमान वितरण है शक्तियों का, उसमें क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए। तो यह जो गुण है वह क्या करते हैं? इसकी सबसे प्रमुख समस्या बन के आता है इसके सामने। क्या? शक्तियों का ढांचा जो है अत्यंत विषमतापूर्ण होना, किसी अधिकारी को बहुत अधिक शक्ति दे दिया जाना और किसी अधिकारी को कम शक्ति मिलना। इससे क्या होता है? मान लीजिए एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं लेकिन उनको अलग अलग विभाग में कार्य मिलता है और अलग अलग विभाग में कार्य मिलने के कारण किसी विभाग में बहुत अधिक पावर होती है, किसी विभाग में बहुत कम पावर होती है। तो इसके आधार पर जो कम पावर वाले विभाग के अधिकारी होते हैं उनका आकर्षण किसकी ओर बढ़ता है? अधिक पावर वाले, अधिक शक्ति वाले विभाग की ओर। और इसके कारण भ्रष्टाचार को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। हर लोग अपना ट्रांसफर कहां कराना चाहते हैं? डीएम के पद पर कराना चाहते हैं या फिर कलेक्टर के पद पर कराना चाहते हैं। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वह प्रशासन के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनकर, बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर आता है। अगला क्या है? नौकरशाही तटस्थता। अर्थात नौकरशाही जो तटस्थता है वो धीरे धीरे कम होकर उनका जो झुकाव है वो किसकी ओर होना? राजनीति की ओर होना। पहले लोक सेवक क्या होते? तटस्थ होते थे, अपने निर्णय सही तरीके से तथ्यों के आधार पर लिया करते थे। लेकिन 1967 के बाद की स्थिति में जब राजनीति पावरफुल हो गई, राजनीतिक प्रभाव प्रशासन पर ज्यादा पड़ने लगा, तो प्रशासक अपने हितों की रक्षा करने के लिए क्या होने लगे? राजनीति की ओर झुकाव रखने लगे, किसी एक पार्टी के प्रति क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं, उसके कार्य कराने के लिए, उसके कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अर्थात जो निर्णय लेते हैं, जो कार्य करते हैं, वो सामाजिक हित में ना होकर राजनीतिक हित में होने लगता है। तो यह भी प्रशासन के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। राजनीतिक दबाव अत्यधिक होना, यह बहुत ही विकराल समस्या है, क्योंकि एक जब सिविल सेवक कार्य करता है, एक लोक सेवक कार्य करता है, तो वह क्या है? निष्पक्ष रूप से करना चाहता है। जब वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा तभी वह जन कल्याण का कार्य सही तरीके से कर पाएगा। लेकिन राजनीतिक प्रभुत्व अधिक होने के कारण राजनीतिक लोग अपना कार्य कराने के लिए लोक सेवक पर क्या करते हैं? बार बार दबाव बनाते हैं। वह अपना कार्य कराना चाहते हैं, लोक कल्याण की उनको परवाह नहीं होती। उसके कारण क्या होता है? प्रशासन जिस तरीके से, जिस निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहता है, वह प्रशासक उस निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर पाता। तो
तो यह भी बहुत बड़ी समस्या है, दबाव। और दबाव के कारण ही लोक सेवक क्या होता है, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने लगता है, अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करने लगता है, अपनी ईमानदारी को गिरवी रख देता है, अर्थात ईमानदारी पूर्ण कार्य नहीं करता। अगली समस्या, कई प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से जटिल होती जाती हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि एक लाल फीताशाही शब्द आपने सुना होगा। लाल फीताशाही मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि फाइलें जो होती हैं सरकारी, वो लाल फीते में बंधी हुए होती हैं। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बचने के लिए राजनीतिक दबाव के कारण उन कार्यों को आसानी से नहीं करता। बहुत सारे कार्यों की जटिलता होती है, एक प्रोसेस होती है कि यह कार्य पहले यह बंदा करेगा, फिर इसके बाद इसके पास जाएगा, फिर उसके बाद मतलब अधिकारियों का जो सोपान होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उस प्रक्रिया में ही वो कार्य क्या होते हैं, उलझे रहते हैं। और उलझने के कारण उनको टेबल के नीचे से कराना, अर्थात क्या होता है, रिश्वत देके कराना जैसी प्रक्रिया सामने आ जाती है, और जो किसको बढ़ावा देंगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगली, अधिकारियों का स्थानांतरण बहुत कम समय में बिना पर्याप्त कारणों के होते रहना। राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, उनको लगता है कोई अधिकारी मेरे काम का है या यह मेरा काम करा देगा, या कोई अधिकारी उनके कार्यों में बाधा डालता है, तो उस बाधा से निजात पाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप होना और उनका स्थानांतरण बहुत कम समय में बार बार करते रहना, यह भी प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि कोई भी प्रशासक किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए जब तक नहीं रहेगा, वहां की स्थिति, वहां की मनोदशा को नहीं समझ पाएगा, तब तक वह निर्णय और कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और जब उसका स्थानांतरण बार बार होता रहेगा, बिना किसी कारणों के होता रहेगा, तो वह हतोत्साहित होगा। वह क्या करेगा, वह किसी राजनीति के प्रति तटस्थ हो जाएगा, अपना मनोभाव उसके प्रति लगा लेगा। वह किसी राजनीतिज्ञ के प्रति क्या हो जाएगा, ईमानदारी बरतने लगेगा बजाय लोक प्रशासन के। अर्थात वह जनता के प्रति समर्पित ना होकर एक राजनीतिक के प्रति समर्पित हो जाएगा, क्योंकि वह स्थानांतरण नहीं चाहता। तो ये जो बार बार स्थानांतरण की समस्या है, यह भी भारतीय प्रशासन के समक्ष सबसे विकराल, सबसे बड़ी समस्या है। उचित कार्य संस्कृति का अभाव होना। आखिर कौन कौन सी उचित कार्य संस्कृति है, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अच्छे काम का पर विशेष लाभ ना मिलना, अर्थात बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो ईमानदार पूर्वक कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, समय पर कार्य करते हैं, लोक कल्याण का कार्य जो उनकी सूची होती है उसमें सर्वोपरि होता है। वह दिन व दिन बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वह कार्य करते हैं उस तरीके से उनको लाभ नहीं दिया जाता, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो इससे भी जो अधिकारी ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है वह क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। वो भी सोचता है कि मैं अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए या अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए क्यों ना भ्रष्टाचार की ओर चला जाऊं, क्योंकि भ्रष्टाचार से कम काम करने पर ज्यादा पैसा आता है और ईमानदार पूर्वक कार्य करने पर अधिक कार्य करने पर कम पैसा आता है। हाँ, यदि उनको बहुत अच्छा वेतन दिया जाए, अच्छे कार्य के परिणाम पर यदि परिणाम बहुत अच्छे आते हैं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस तरीके का काम किया जाए तो लोगों में उत्साह की भावना आती है। लेकिन होता क्या है, अच्छे काम पर अच्छा फल ना मिलने के कारण उनमें हतोत्साहित की भावना जन्म लेती है। साथ ही साथ पारदर्शिता की कमी। कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यों में पारदर्शिता नहीं रखता। पारदर्शिता का मतलब जनता के समक्ष हर स्थिति को व्यक्त करना या हर निर्णय को व्यक्त करना कि कोई निर्णय लिया गया है तो किस आधार पर लिया गया है, कोई योजना है तो वह किन के लिए है और उसका क्रियान्वयन कितना हुआ है, वह पारदर्शिता होती है। तो क्या होता है, पारदर्शिता की कमी, यह क्या होती है, संस्कृति है, यह लोक सेवकों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यही भ्रष्टाचार का भी कारण बनती है। तो ये भी क्या है, प्रशासन के समक्ष सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभर कर आते हैं। इसके साथ ही साथ जवाबदेही के निश्चित ढांचे का ना होना। किसी प्रशासक के लिए कोई एक नियमावली नहीं बनाई गई है कि आपको यह कार्य इतने समय के अंदर करके ही देना है, आपको इतने समय में इतने सारे कार्यों या इन फाइलों को निपटाना है। तो जब कोई जवाबदेही नहीं होती, उस ढांचे का निर्धारण नहीं होता है, तो लोक सेवक अपने कर्तव्यों के प्रति कैसे हो जाते हैं, कर्तव्यों के प्रति निरंकुश हो जाते हैं, सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। बात करते हैं हम परिस्थिति परक निर्णय परीक्षण का, कि आखिर परिस्थिति परक निर्णय परीक्षण क्या है। यह आपको समझ में आ गया पिछला कि कौन कौन से मुद्दे हैं। मुद्दे मैंने बता दिए,
इजी है बिल्कुल, आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने बहुत अच्छे से सुना है जो मैंने आपको जिस तरीके से व्यक्त किया है, तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि यदि आप इमेजिन करते हैं कि एक लोक सेवक के प्रति या भारतीय प्रशासन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो हमें पता है शक्तियों का वितरण सही तरीके से नहीं है। दूसरा, जो लोक सेवक हैं उनका झुकाव राजनीति की तरफ हो गया है। तीसरा क्या होता है, कई प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण क्या होता है, जटिलता बढ़ती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, लोक सेवकों का बार बार स्थानांतरण होना, साथ ही साथ पारदर्शिता की कमी होना, जवाबदेही का सही तरीके से निर्धारण ना होना, अच्छे काम का फायदा अच्छा ना होना, ये सभी इसमें कमियां आती हैं। आगे बढ़ें, चलिए अब हम समझते हैं परिस्थिति परक निर्णय या परीक्षण क्या होता है। तो परिस्थिति परक, ध्यान रखना, शब्द को समझने का प्रयास करना। नीति शास्त्र में शब्दों के पीछे ही उसके गुण अर्थ छिपे हुए होते हैं। परिस्थिति परक अर्थात आपको एक परिस्थिति दी जाएगी, उसके आधार पर आपको निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। अर्थात यह कैसा टेस्ट होता है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइको मतलब आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, जिसमें एक प्रतियोगी जो आवेदक होता है उसको वास्तविक कार्यस्थल परिस्थितियों में परखा जाता है। आपको एक वास्तविक स्थिति पे से रूबरू कराया जाता है। वहां बोला जाता है कि आप अब यहां पर निर्णय लीजिए कि इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो वो जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, वह जो कार्य कराने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं परिस्थिति परक निर्णय परीक्षण। ये दो नंबर में या 10 शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि परिस्थिति परक परीक्षण क्या होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता क्या है। ध्यान रखना, हर शब्द में बहुत गुण अंतर होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। निष्पक्षता का ही भाग होता है असमर्थकवादिता। क्या होता है? निष्पक्षता का भाग ही होता है असमर्थकवादिता। इसलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैंने हेडिंग में दोनों को एक साथ दिया है, क्योंकि जो असमर्थकवादिता है वह निष्पक्षता का ही भाग है। चलिए, यह प्रशासक का गुण भी है, मैंने बताया था, और आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन गुणों को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है निष्पक्षता असमर्थकवादिता क्या है। तो आपसे पूछ लिया जाता है, 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है आपसे, 200 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निष्पक्षता क्या है। तो निष्पक्ष अर्थात निर्णय कैसे लेना, किसी के पक्ष में ना लेना, अर्थात तथ्यों के आधार पर लेना, बगैर पूर्वाग्रह के आधार पर लेना। परिभाषा के तौर पर हम समझ लेते हैं कि किसी विषय या मुद्दे के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय करना क्या कहलाता है? निष्पक्षता कहलाता है। निष्पक्ष अर्थात किसी का पक्ष ना लेना। कोई भी आप निर्णय ले रहे हो तो किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव ना रखकर गुण दोष के आधार पर बगैर किसी पूर्वाग्रह के लेना क्या कहलाता है? निष्पक्षता कहलाता है। अर्थात यह क्या है? न्याय का प्रमुख सिद्धांत है। न्याय का प्रमुख सिद्धांत कैसे हुआ? न्याय का मतलब क्या होता है? कोई दो पार्टियां हैं ए और बी, दो आपके सामने आती हैं, गुहार लगा के इन दोनों के मध्य विवाद हुआ है। ये जो है वो आपका परिचित है और बी आपका परिचित नहीं है। मान लीजिए कोई दुश्मन है, दोनों गुहार लगाते हुए आते हैं और आपको निर्णय करना है। अब निर्णय न्याय कब माना जाएगा? जब वह तथ्यों के आधार पर हो, उसमें किसी एक पक्ष की तरफदारी ना हो। अर्थात आप एक को जानते हैं, जानते हुए भी निर्णय किसके पक्ष में देंगे? जो वास्तव में सही है। यदि आप इस तरीके का निर्णय देते हैं तो वह न्याय कहलाता है। और निष्पक्षता में क्या होता है? वही होता है कि आप जब भी निर्णय देंगे तो वह गुण दोष के आधार पर देंगे, बगैर किसी पूर्वाग्रह के देंगे। इसीलिए यह किसका सिद्धांत है? यह न्याय का प्रमुख सिद्धांत है। आइए हम बात करते हैं कि निष्पक्षता के वास्तव में अर्थ होते कितने हैं। निष्पक्षता को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या करना निष्पक्ष होगा और क्या करना निष्पक्ष नहीं होगा। तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, मान लीजिए कोई आपका परिचित है या जिसको आप पसंद करते हैं वह व्यक्ति है, तो उसको आप अवैध रूप से यदि फायदा पहुंचाते हैं या उसके पक्ष में निर्णय लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा? निष्पक्ष नहीं रहेगा। दूसरा, यदि कोई आपका दुश्मन है और उसको आप नुकसान पहुंचाने के लिए, या कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद ही नहीं करते तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अवैध रूप से काम करना या निर्णय या जो नियमावली दी गई है, नियमों के अकॉर्डिंग आप कार्य नहीं करते हैं, तो वह भी क्या हो जाएगा? निष्पक्ष नहीं रहेगा, वह पक्षपात कहलाएगा।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, ये ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट हैं आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप एक केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रकरण अध्ययन का अध्ययन करेंगे, केस स्टडी का अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको इसी तरीके की सिचुएशन दी जाएंगी। मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, आपको बीच बीच में केस स्टडी पढ़ाता जाता हूं, बताता जाता हूं कि इस तरीके का निर्णय क्या होगा, इस तरीके का निर्णय क्या होगा, तो वो आपको समझना है। उसके आधार पर ही हम केस स्टडी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए आप एक न्यायाधीश हैं और आपकी अदालत में, आप न्यायाधीश हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी अदालत में एक केस आता है। केस में मान लीजिए आपका एक लड़का है, आपका भाई है, जिसने कोई हत्या कर दी है या फिर चोरी चकारी में पकड़ा गया है या कोई अनैतिक कृत्य करता हुआ पकड़ा गया है, वो आपकी अदालत में आता है। अदालत में जैसे ही पेश होता है, आपको पता है कि आपका भाई है, उसको बचाने के लिए आप यदि उसके पक्ष में निर्णय दे देते हैं, आप तथ्यों की, आप सबूतों की अवहेलना करते हैं और निर्णय अपने भाई के पक्ष में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपका भाई है, उसको बचाना आपने प्रमुखता, उसको बचाने का गुण आपका प्रमुखता से है। तो आपने क्या है, जो कार्य किया है वो कैसा किया है, पक्षपातपूर्ण किया है, आपने न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। दूसरा, यदि आपकी अदालत में एक व्यक्ति आता है जो आपका दुश्मन है, जब आप एक न्यायाधीश नहीं हुए थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, तो उसने आपको बहुत तंग किया, आपके परिवार को तंग किया, आपके गांव का प्रभुत्वशाली व्यक्ति था, बहुत तंग करता था। आपने बोला रुक जा बेटा, मेरे को न्यायाधीश बनने दे, कभी तेरा केस आएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा। अब आप एक अधिकारी बन गए, आप एक न्यायाधीश बन गए और मुद्दा यह हुआ कि वो बंदा, वो व्यक्ति आपकी ही अदालत में आ गया, चोरी चकारी का प्रकरण उस पर दर्ज है या मारपीट का प्रकरण उस पर दर्ज है, लेकिन वास्तव में उसने मारपीट नहीं की है, और मान लो की भी है और नियमावली में सजा दी गई है। मान लीजिए कि यदि कोई मारपीट करता है या कुछ भी करता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए कि 2 साल की सजा है, लेकिन आपको पता है कि ये तो दुश्मन है, आपने कुछ और धाराएं उस पर बोल दी कि नहीं नहीं इस पर ये धारा भी लगेगी, ये धारा भी लगेगी, और 2 साल की जगह आपने उसको 10 साल की सजा सुना दी। अर्थात आप क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, आपके पूर्वाग्रहों के आधार पर आप निर्णय ले रहे हैं। तो क्या आपका यह निर्णय निष्पक्ष होगा? नहीं, ये कैसा हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण। अर्थात पहला प्रकार क्या होगा इसका, कि अपने परिचितों को लाभ ना पहुंचाना और अपने दुश्मनों को हानि ना पहुंचाना निष्पक्षता कहलाता है। दूसरे अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं हम। दूसरा अर्थ क्या होगा, मान लीजिए आप न्यायाधीश हैं, उसी उदाहरण को लेकर चलते हैं। मान लीजिए आप न्यायाधीश हैं, आपके अदालत में वही केस आता है, आपके भाई का केस आता है, और आप अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए उसको कठोर दंड का प्रावधान कर देते हैं। तो क्या यह निष्पक्षता रहेगी? नहीं, यह भी क्या हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण रहेगा, पक्षपातपूर्ण निर्णय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए, अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए आपने क्या किया, अपने भाई के साथ अन्याय किया। अर्थात ध्यान रखना, जो निर्णय है वह तथ्यों के आधार पर देना, जो निर्णय है वह इस आधार पर देना कि नियमावली में क्या क्या उल्लेखित है वो सभी को समान रूप से देना, वह निष्पक्षता कहलाएगी। एक केस स्टडी आई भी थी, उसमें लिखा था कि आप एक परीक्षा के नियंत्रक हैं या एक जगह परीक्षा हो रही है, वहां के आप परीक्षा संचालक हैं, या फिर जिस कक्ष में ड्यूटी लगी हुई है आपकी, वहां पर आपका भाई भी पेपर देने आ रहा है। आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या आप अपने भाई को नकल कराएंगे या फिर अपने भाई को नकल ना करने के लिए उस पर बहुत ज्यादा कठोर प्रेशर बनाएंगे? आखिर क्या करेंगे? या फिर आप वहां से बोलेंगे कि मेरी ड्यूटी या जो आपकी नियुक्ति है वो कहीं और कक्ष में कर दी जाए या किसी और विद्यालय में कर दी जाए? तो ध्यान रखना, यहां निष्पक्षता क्या है, इन 2 चीजों को आप लेके चलना। आपको निष्पक्ष रहना है, ना तो अपने आप को सिद्ध करना है, ना ही किसी को अनैतिक रूप से फायदा पहुंचाना है, और ना ही किसी को अनैतिक रूप से नुकसान पहुंचाना है। यदि आप इस तरीके का कार्य करते हैं तो वह कार्य कहलाता है निष्पक्षता का। लेकिन एक यहां पर मुद्दा सामने आता है, जो आता है आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण की नीति। आरक्षण में क्या होता है, आरक्षण में पक्षपात किया गया है। कैसे किया गया है? एक वर्ग, बहुत सारे वर्ग हैं, ABCD मान लीजिए, जनरल है, SC है, ST है, बहुत सारे वर्ग हैं, उसमें एक वर्ग की अवहेलना करके और वर्गों को आरक्षण दिया गया है। इसमें किसी के साथ पक्षपात तो किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? तो इसके पीछे भी रीजन दिया गया है। कहा गया है कि निष्पक्षता
काम में नहीं है, हमेशा काम में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप निष्पक्ष रहें। हाँ, आप पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन वह पक्षपात ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक हित समाहित हो। अर्थात एक व्यक्ति के फायदे की बजाय बहुत सारे व्यक्तियों का यदि फायदा निहित होता है तो वहां पर आप पक्षपात कर सकते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है, कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात करना सामाजिक हित में वांछनीय हो सकता है, परंतु यह किसी व्यक्ति विशेष के हित में ना होकर किसमें होना चाहिए, सामाजिक हित में होना चाहिए। हालांकि वह किसी व्यक्ति के हित के माध्यम से ही पूरा होगा। अर्थात सामाजिक हित से मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का ही हित करेंगे ना, लेकिन वह जो व्यक्ति का हित कर रहे हो वह कम की बजाय ज्यादा होना चाहिए। अर्थात यदि आपने पक्षपात किया है तो मान लीजिए ये चार्ट दिया हुआ है, पक्षपात आपने किया है, लेकिन आपके पक्षपात से ये जो जनसंख्या है, जो ज्यादा जनसंख्या है उसको फायदा हो रहा है और कम वाली जनसंख्या को घाटा हो रहा है, तो इस प्रकार का पक्षपात न्यायपूर्ण माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पक्षपातपूर्ण निर्णय करने से बहुत सारी जनसंख्या का फायदा हो रहा है और कम जनसंख्या का घाटा हो रहा है। तो इस आधार पर आप कभी कभी पक्षपात कर सकते हैं और वही आधार पर जो आरक्षण की नीति है उसको लागू किया गया है। आप ध्यान रखना, संविधान के आर्टिकल 14 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। वहां पर लिखा गया है विधि के समक्ष समता, अर्थात सभी लोग विधि के समान हैं, ना कोई विधि के ऊपर है ना कोई नीचे है, सबके ऊपर समान विधि होगी। लेकिन दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि विधियों का समान संरक्षण, अर्थात समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। जो व्यक्ति समाज के निचले तबके पर हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी या अलग से कुछ लाभ दिए जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि निष्पक्षता के पक्ष क्या हैं और किस किस तरीके पर आपको पक्षपात कर सकते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं असमर्थकवादी या राजनीतिक निष्पक्षता क्या कहलाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि निष्पक्षता का ही भाग है असमर्थकवादिता, और असमर्थकवादी जो होता है उसे ही कहा जाता है राजनीतिक निष्पक्षता। राजनीतिक निष्पक्षता से मतलब क्या होता है, आप किसी भी राजनीतिक पक्ष के प्रति अपनी निष्ठा ना रखें। जो भी आप निर्णय दे रहे हैं, जो भी आप सलाह दे रहे हैं, वह गुणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर और स्थिति के आधार पर प्रदान करें। आप किसी पूर्वाग्रह या अपनी भावना या अपनी राजनीतिक तटस्थता के आधार पर ना करें। मान लीजिए क्या होता है कि जब आप एक एक प्रशासक के तौर पर कार्य करते हैं तो राजनीति आप पर प्रभावी होती है, आपके संबंध राजनीति से बहुत घनिष्ठ होते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारधारा आपको जरूर प्रभावित करती है। और जब कोई विचारधारा आपको प्रभावित करती है तो आप उसके ओर अग्रेसित हो जाते हैं या उसके ओर आपका जो ध्यान है वो अधिक जाता है या झुकाव है उसकी ओर अधिक हो जाता है, और दूसरी विचारधारा जो होती है उससे आपका जो ध्यान है वह दूर हो जाता है या आप क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन राजनीति जो है हर 5 साल में बदलती रहती है, सरकारें हर 5 साल में बदलते रहते हैं, और एक लोक सेवक जो होता है वह क्या होता है, उसकी एक एज लिमिट होती है 62 और 65, वह वहां तक कार्य करता है। तो लोक सेवक का कार्यकाल लंबा होता है, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर कार्य करते हैं राजनेता, उनका कार्यकाल छोटा छोटा होता है। तो राजनीति बदलती रहती है और आपको राजनीति के अंतर्गत कार्य करना होता है। आपका कार्य होता है उनको सलाह देना, और जब कभी आपके विरोधी मत सत्ता में आते हैं और आपसे निर्णय मांगते हैं और आप अपनी पूर्व धारणा के आधार पर या अपनी विचारों के आधार पर उसको सही तरीके का निर्णय नहीं देते हैं, तो वह कहलाता है राजनीतिक पक्षपात। अर्थात यदि आपको एक सही लोक सेवक के तहत, एक अच्छे लोक सेवक के तहत कार्य करना है तो सबसे प्रमुखता है राजनीतिक निष्पक्ष होना, असमर्थकवादी होना। चलिए हम परिभाषा की बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं, फिर परिभाषा को जानेंगे। तो अर्थ क्या है, किसी दल विशेष से जुड़ाव ना होना, अर्थात किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा ना रखना क्या कहलाता है, असमर्थकवादी या राजनीतिक निष्पक्षता कहलाती है। बात करते हैं परिभाषा की, तो परिभाषा में लोक सेवक किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा जैसा भाव ना रखता हो और वे सभी दलों के प्रति तटस्थ होकर राजकीय नीतियों को लागू करने का प्रयास करे, वह क्या कहलाता है, असमर्थकवादी या राजनीतिक निष्पक्षता कहलाता है। इस सरल शब्दों में मैंने पहले ही समझा दिया। ये परिभाषिक तौर पर है कि लोक सेवक किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा का भाव ना रखे
और वे सभी दलों के प्रति क्या है, तटस्थ रहकर राज्य की नीतियों को लागू करने के लिए अपना योगदान दें, वह राजनीतिक निष्पक्षता या असमर्थकवादिता कहलाता है। देखिए कुछ स्थिति होती है, वो मैंने पहले अवगत करा दी है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि यह संभव होता है कि सरकार से जुड़े दल की कोई विशेष विचारधारा हो और एक सिविल सेवक की कोई अलग विचारधारा हो। दोनों विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। मैंने अभी बताया आपको कि आप जब कार्य करते हैं तो किसी राजनीतिक विचारधारा से आप प्रभावित हो जाते हैं और किसी से आप प्रभावित नहीं होते। जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं उसके प्रति आपकी लगन बढ़ जाती है, आपका झुकाव उसकी ओर हो जाता है, और जिससे आप प्रभावित नहीं होते उसके आप विरोधी हो जाते हैं। तो यह स्थिति होती रहती है, सरकार बदलती रहती है, बहुत सारी सरकारें आपके संपर्क में आती हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आपको किसी भी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना वह अपने परामर्शों में ईमानदारी और तटस्थता बरतनी चाहिए। अर्थात आप जब भी निर्णय दें, आप अपनी जो राजनीतिक झुकाव है उसको एक तरफ रखकर जो निर्णय है वो निष्पक्षता के तौर पर आपको देने चाहिए, क्योंकि आप एक सिविल सेवक हैं और निष्पक्षता की गुहार सिर्फ आपसे की जा सकती है, राजनेताओं से नहीं। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे नागरिक होते हैं, आपको एक प्रशासन चलाना है, आप लोगों के बीच में रहकर कार्य करते हैं, आप एक कड़ी होते हैं जो जनता और नेताओं के बीच की होते हैं। क्लियर है? तो समझ में आया कि आपको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, ना ही किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, ना ही किसी पार्टी का विरोध करना चाहिए। कभी भी आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बताइए इस सरकार की नीतियां कैसी हैं, या मान लीजिए फला सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं, क्या वह सही है? वहां पर आप अपने विचारों को, अपनी राजनीति को तटस्थ रखिएगा। आप अपने हिसाब से वहां पर आंसर मत दीजिएगा। आपको क्या करना है? आपको सरकार की नीतियों का समर्थन करना है। क्यों? क्योंकि सरकार जो कर रही है वह आपको क्रियान्वयन करना है, अर्थात सरकार जो नियम बनाती है उनका क्रियान्वयन आपको करना है। और यदि आप सरकार का ही विरोध करेंगे तो क्या आप निष्पक्ष रहेंगे? आप राजनीतिक निष्पक्षता आपके अंदर रहेगी? आप असमर्थकवादी रहेंगे? नहीं रहेंगे। और एक लोक सेवक का गुण होता है असमर्थकवादी या निष्पक्ष रहना। बात करते हैं निष्पक्षता और असमर्थकवादिता की। आखिर लोक सेवक में आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान रखना, जो राजनीतिक तटस्थता होती है यदि उसको बनाए रखा जाए तो सिविल सेवक क्या करेगा? नीतियों के वांछित परिणाम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा, या नीतियों के वांछित परिणाम को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। जब वह राजनीतिक तौर पर तटस्थ रहेगा, वह सरकार को सही दिशा निर्देश देगा, सरकार के दिशा निर्देश के तहत कार्य करेगा, सरकार को सही सलाह देगा। और जब इस तरीके से वह कार्य करता है तो जो नीतियां बनाई जाएंगी उनके वांछित परिणाम वह बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा। यदि सिविल सेवक राजनीतिक और सामाजिक रूप से तटस्थ रहता है और असमर्थकवादी लोक सेवक नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन के समय गैर भेदभावपूर्ण परामर्श देता है, तो वह क्या करेगा? सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। अर्थात यदि वह गैर भेदभावपूर्ण निर्णय के आधार पर या बगैर किसी पक्षपात के सरकार को निर्णय देता है या सरकार को सलाह देता है, तो उससे क्या होगा? सभी लोगों की भलाई होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्य होंगे वो जनता की भलाई के प्रति होंगे, वह किसी पूर्व धारणा से रहित होंगे, किसी पूर्ण धारणा के आधार पर लिए गए निर्णय नहीं होंगे। ठीक है? ना ही उसमें आपकी राजनीतिक विचारधारा समाहित होगी और ना ही इसमें पक्षपात होगा। और जहां कहीं भी पक्षपात नहीं होता है वहां पर क्या होता है? न्याय होता है। किसी भी तरह की संबंधता या जुड़ाव नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं के बीच गठजोड़ का कारण बन जाती है। ध्यान रखना, क्या होता है यदि आप किसी सरकार की राजनीति से प्रभावित होते हैं, अपने विचार उस राजनीति से संबंधित कर लेते हैं, तो उसमें गठजोड़ की भावना बढ़ जाती है। आप एक सरकार के प्रति झुकाव रखेंगे, एक सरकार के प्रति विरोध रखेंगे। जब जिस सरकार के प्रति आप झुकाव रखेंगे तो आप उसके कार्यों को बहुत जल्दी कराने का प्रयास करेंगे, और जब कराएंगे तो वो जन्म किसको देगा? भ्रष्टाचार को। सरकार आपसे बोलेगी आप ये काम कर दीजिए या वो काम कर दीजिए। यदि आप तटस्थ नहीं हैं, यदि आपका झुकाव उस पार्टी की ओर है, आपकी विचारधारा उस पार्टी से मेल खाती है, तो नेता और प्रशासन में गठजोड़ हो जाएगा, और जहां भी गठजोड़ हो जाता है वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए।
इसकी मौजूदगी से जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। जब कभी जनता को पता चलता है कि यह प्रशासक जो भी निर्णय ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, वह निष्पक्ष तौर पर है, इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है, ना ही यह किसी सरकार के प्रति तटस्थ है, ना ही दूसरी सरकार का विरोध कर रहा है, यह जो कार्य कर रहा है वह जनता की भलाई के लिए कर रहा है, तो जनता का विश्वास किसके प्रति बढ़ता है? लोक सेवक के प्रति बढ़ता जाता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं संवैधानिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए क्या है? अति आवश्यक है। इसके बगैर उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात असमर्थकवादिता और निष्पक्षता की महत्वता क्या है, इन बिंदुओं के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। निष्पक्ष एवं असमर्थकवादी लोक सेवा की संकल्पना का पूर्ण होना तभी संभव है जब उसे राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाए। यदि उसके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होगा तो वह निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, वह उसमें असमर्थकवादिता नहीं रह पाएगी। और यदि किसी लोक सेवक को आपको निष्पक्ष रखना है, असमर्थकवादिता का गुण विकसित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक हस्तक्षेप से उसको मुक्त रखना पड़ेगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवकों की जो निष्पक्षता है वह क्या वास्तव में संदिग्ध है, या जो सिविल सेवक है वह निष्पक्ष है। कभी कभी डाउट होता है ना, कभी कभी प्रश्न चिन्ह मन में आते हैं कि जो सिविल सेवक हैं वो राजनीतिक रूप से क्या वास्तव में निष्पक्ष रहते हैं, या उनका झुकाव राजनीतिक की ओर रहता है। तो आप देखना, दिन प्रतिदिन आप खबरों में पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं। समाज में जब आप रहते हैं तो समाज के लोगों से परिचित होते हैं, तो वहाँ पर आपको सुनने को आता है कि यार जो लोक सेवक हैं इनका झुकाव कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की ओर होता है। तो हमें मन में लगता है कि क्या लोक सेवक वास्तव में निष्पक्ष हो सकता है, या इसकी निष्पक्षता में कहीं ना कहीं संदेह है। तो संदेह है तो किन किन बिंदुओं के आधार पर है? तो सबसे पहले ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जहां पर सिविल सेवक स्थानांतरण और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के बदले अपनी तटस्थता को क्या कर देते हैं? शिथिल कर देते हैं। मैंने सिविल सेवक के संबंध में आपको पहले ही बताया है कि बहुत बड़ी समस्या है उनकी जो आयु है, उनकी जो कार्य अवधि है उसका निश्चित ना होना। दूसरा, बहुत कम समय में उनका स्थानांतरण होना। अब जो सिविल सेवक अपना भविष्य अच्छा चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, वह क्या करता है? किसी एक पार्टी के प्रति क्या हो जाता है? झुकाव ज्यादा रख लेता है, ताकि वो पार्टी जैसी सत्ता में आती है तो उसका स्थानांतरण बहुत अच्छी जगह हो जाता है, उसे बहुत महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते हैं। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? वह निष्पक्षता अपने अंदर नहीं रखता, वह पक्षपात करने लगता है। नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ सिविल सेवक नीतियों के निर्माण में भी प्रक्रिया रखता है। आपको पता है कि बहुत सारी जगह पर सरकार क्या करती है? उनसे सलाह लेती है, उनसे बोलती है कि आप बताइए इस नीति में कैसा क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह वो क्रियान्वयन तो करती है, लेकिन कहीं कहीं पर नीति के निर्माण में भी सहायता करती है। और जब कभी ऐसा कुछ होता है तो राजनीतिक दल की विचारधारा से कुछ ना कुछ तो वो सिविल सेवक क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। जहां उसको उसकी विचारधारा अच्छी लगती है तो वहां पर गठजोड़ की राजनीति आ जाती है, और जहां पर भी गठजोड़ आता है वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, और जहां पर विरोध की भावना आती है वहां पर कार्य करने में बाधा आती है। मतलब कुछ भी हो, चाहे गठजोड़ हो चाहे विरोध हो, वहां पर नुकसान जनता का ही होता है। लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है। सिविल सेवक का जो धर्म है, जाति है, समुदाय है, उसका भी राजनीतिक जो तटस्थता है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। मान लीजिए उसकी जाति का व्यक्ति कोई मंत्री है, उसके क्षेत्र में है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, वो उसके प्रति तटस्थ, उसके प्रति उसका झुकाव ज्यादा हो जाता है, निर्णय लेने में वो तटस्थता नहीं रख पाता है। उसके समुदाय का कोई व्यक्ति वहां पर है तब भी वह निर्णय लेने में तटस्थता नहीं रख पाता है, उसके निर्णयों में कहीं ना कहीं झुकाव होता है। आज समाज में विभिन्न वर्ग कई माध्यमों से आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति का किसी न किसी विचारधारा के प्रभाव में आना स्वाभाविक हो जाता है। सरल सी बात है कि व्यक्ति आज के समय में किसी न किसी संगठन का गुण अवश्य होता है, और जब कभी ऐसा होता है तो ये सरल सी बात हो जाती है कि उसकी विचारधारा में कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा का प्रभाव अवश्य होता है, और उसके आधार पर वह निर्णय लेने लगता है, जिस आधार पर उसका जो निर्णय होता है वो निष्पक्ष नहीं होता है।
राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने निहित स्वार्थों के चलते परस्पर एक दूसरे के भ्रष्टाचार एवं घोटाले में सहयोग कर इनकी तीव्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। सभी सिविल सेवक होते जो हैं वह अपनी अधिक से अधिक फायदा बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और समर्थन करने के आधार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और जब इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं तो वह निष्पक्ष नहीं रह जाते, वहां पर इनकी निष्पक्षता में संदेह दिखता है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम लोगों ने निष्पक्षता को समझने का प्रयास किया, असमर्थकवादिता को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ हमने समझने का प्रयास किया लोक सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहां पर सिर्फ हमने 1-2 गुण ही देखे हैं। अगले वीडियो में हम वस्तुनिष्ठता को समझने का प्रयास करेंगे, समानुभूति सहानुभूति को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं गुणों के साथ, इन्हीं गुणों की विशेषताओं के साथ, इन्हीं गुणों के विस्तार रूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।